Audible? Yes, sir. Good morning, everybody. Now, today let's start discussing seventh sheet first. हम पहले DPS नंबर 7 पहले डिस्कस करते हैं, फिर DPS 6 के बचे हुए सवाल डिस्कस करेंगे. DPS 7 के डाउट्स बोलो. हाँ जी. DPS नंबर 7 में सीम्स कितना प्रॉब्लम है? हाँ, फर्स्ट, सिक्स्थ, सेवेंथ और 10th और 9th. Let me start following first problem. हाँ, 15th. Light rod of length 1 meter is pivoted at its center and two masses of 5 kg and 2 kg. 5 kg and 2 kg. Are hung at the end as shown. Find the initial angular acceleration of the rod, assuming that it was horizontal in the beginning. देखिए, इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है. एक रॉड है, इट्स अ लाइट रॉड और लाइट रॉड की लेंथ है 1 मीटर. दोनों एंड पर पिवोटेड है और इट्स पिवोटेड एट द सेंटर और दोनों एंड पर दो मासेस है, एक 5 kg मास और एक 2 kg मास और ये दोनों एंड पर है. इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन. अब देखिए, इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन डिटरमाइन करने के लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा डिटरमाइन करना होगा. टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करना होगा. हमें टॉर्क डिटरमाइन करना है. टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ऑफ पिवोट और आई डिटरमाइन करना है और उससे अल्फा आ जाएगा. सबसे पहले तो आई लिख देता हूं मैं. आई इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. सो आई इज 5 into 1/2 स्क्वायर प्लस 2 into 1/2 स्क्वायर. दिस इज आई. अब मैं टॉर्क डिटरमाइन कर देता हूं. टॉर्क डिटरमाइन करने के लिए इस जगह पर 5G फोर्स है, इस जगह पर 2G फोर्स है. इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क डिटरमाइन करना है. 5G की वजह से टॉर्क इनटू द बोर्ड, यदि मैं उसको पॉजिटिव बोल देता हूं, 5G into 1/2. इंटू द बोर्ड को मैंने पॉजिटिव बोल दिया. अल्फा में इंटू द बोर्ड आएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. R क्रॉस F इंटू द बोर्ड, क्लॉकवाइज टॉर्क. और 2G की वजह से टॉर्क R क्रॉस F, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आउटवर्ड द बोर्ड, उसको नेगेटिव कहूंगा. तो माइनस 2G इंटू 1/2. दिस इज इक्वल टू टॉर्क. टॉर्क आ चुका है, आई आ चुका है. टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा दीजिए. 5G इंटू 1/2 माइनस 2G इंटू 1/2. दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. आई की जगह 5 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर. आई इंटू अल्फा. सॉल्व फॉर अल्फा. अल्फा के लिए सॉल्व कर दीजिए. I'll discuss fourth problem now. A string is wrapped
ऑन द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 0.2 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एंड गोज थ्रू अ लाइट पुली टू सपोर्ट अ ब्लॉक। एक ब्लॉक दे रखा है 2 kg मास का। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखिए अब सिचुएशन कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर रखी है। यह पुली इधर है, इसी से वह रोप बंधी हुई है, और इस जगह पर एक लाइट पुली है, और इस जगह पर एक ब्लॉक है। यह सिचुएशन दे रखी है। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाता हूं, और इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाता हूं। अब मैं कहता हूं किसी भी समय ब्लॉक यदि ए से एक्सीलरेट कर रहा है तो यह पुली अल्फा से रोटेट करेगी। यह पुली अल्फा से रोटेट करेगी, और हम कह सकेंगे ए मस्ट बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर। यह एक इक्वेशन रहेगी। काइनेमेटिक की यह इक्वेशन सबसे पहले बना दी। यदि ब्लॉक किसी भी समय ए एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है तो ब्लॉक के साथ धागा नीचे खिंचाएगा, और धागा नीचे खिंचाने की वजह से धागा इस पुली को खींचेगा, तो पुली ऐसे घूमने लगेगी, तो पुली का एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होगा, और हम कह सकते हैं ए मस्ट बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर। यह काइनेमेटिक इक्वेशन सबसे पहले लिख दी। इसके बाद अब हम कहेंगे इधर mg लगना है और इसके ऊपर टेंशन T लगना है। इधर टेंशन T होना है थ्रेड पर, और इधर कुछ भी फोर्स हो, एक्सल का कुछ भी फोर्स, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके लिए हम टॉर्क इक्वेशन बनाएंगे। अब हम कहेंगे दूसरी इक्वेशन इसके लिए लिखी जा सकेगी ब्लॉक के लिए, mg माइनस T इज इक्वल टू ma। और तीसरी टॉर्क इक्वेशन हम क्योंकि ये ब्लॉक तो सिर्फ एक्सीलरेट हो रहा है, इसलिए न्यूटन्स की डायनामिक इक्वेशन, जबकि यह पुली रोटेट हो रही है। इस रोटेट होती हुई पुली के लिए हम कहेंगे टॉर्क इक्वेशन बनाई जा सकती है। उस टॉर्क इक्वेशन में अबाउट द एक्सेस हम टॉर्क डिटरमाइन करेंगे। अबाउट द एक्सेस पुली की mg की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि वो पुली के एक्सेस से ही पास हो रही है। इस एक्सल की वजह से, एक्सल का जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक्सेस से पास हो रही है। टॉर्क होगा सिर्फ टेंशन की वजह से। टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन इन द रोप वुड बी T into R, and this is equal to I into alpha. यह तीन इक्वेशन है, सॉल्व कर दीजिए। I की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, M की वैल्यू दे रखी है, और तीन वेरिएबल हो जाते हैं अल्फा, A और T। यू कैन इजिली सॉल्व देम। मैं सिक्स्थ प्रॉब्लम समझाऊंगा। फर्स्ट प्रॉब्लम पूरा साफ कर दे रहा हूं। सिक्स्थ प्रॉब्लम,
The pulley in figure are identical, each having radius r, moment of inertia I. Find acceleration of the block m. देखिए इस तरह से एक पुली बना रखी है, इसके ठीक पैरेलल इस तरह से एक पुली बना रखी है और इधर टेंशन T और इधर मास m और इधर मास स्मॉल m और पुली का मोमेंट रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका भी रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. Now, let me tell you, यह पुली इधर मासलेस थी. जब यह पुली इधर मासलेस थी तो इस पुली को रोटेट करने के लिए कोई डिफरेंशियल टॉर्क की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए इस थ्रेड में टेंशन और इस थ्रेड में टेंशन हमने बराबर लिया. मगर इस पुली के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है, फाइनाइट वैल्यू दे रखी है, मतलब यह मासफुल पुली है. यदि यह मासफुल पुली है विथ फाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसे रोटेट करने के लिए कुछ टॉर्क की आवश्यकता होगी. कुछ डिफरेंशियल टॉर्क होना चाहिए और डिफरेंशियल टॉर्क तभी होगा जब इन दोनों थ्रेड में टेंशन अलग अलग हो. यदि इस तरह से फाइनाइट मास की पुली हो जिसका फाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तो इसका मतलब है कि उस पुली के दोनों तरफ जो थ्रेड होएगा उसका टेंशन बराबर नहीं होएगा, उसका टेंशन अलग अलग होएगा. फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा. मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, इस पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम, इस पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम और इस छोटे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय एक नियम है, सबसे पहले काइनेमेटिक के पैरामीटर उन्हें असाइन करो और उन्हें रिलेट भी कर दो. काइनेमेटिक्स के पैरामीटर को असाइन करो, रिलेट करो, इसका मतलब है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, इन्हें सबसे पहले रिलेट करें. हमें एक्सीलरेशन निकालना है. यदि यह ब्लॉक ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता है तो धागे से बंधे हुए होने की वजह से यह ए से ऊपर की तरफ जाएगा. यदि यह ए से नीचे की तरफ जाता है तो धागे से बंधे होने की वजह से ए से ऊपर जाएगा, जितना नीचे जा रहा उतना ऊपर. और ऐसी कंडीशन में यह पुली अल्फा से इस डायरेक्शन रोटेट करेगी और यह पुली अल्फा से इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी. और हम पहली इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर. सबसे पहली यह इक्वेशन बना दी. इस जगह पर हमने क्या करा है, काइनेमेटिक्स के पैरामीटर को आइडेंटिफाई करा है, उनको असाइन करा है, उनको इंडिकेट करा है, उन्हें रिलेट भी कर दिया. सबसे पहला यह काम होता. इसमें यदि गलती करी तो आगे गलती होती चली जाएगी, फिर आंसर नहीं आएगा. अब एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इधर हम एक फोर्स आइडेंटिफाई करते हैं एनजी, कैपिटल एनजी, और इधर टेंशन T1 थ्रेड का. T1 टेंशन, T1 इसलिए क्योंकि वहां तीन अलग अलग टेंशन आएंगे. थ्रेड के तीन अलग अलग पार्ट हैं, इधर एक अलग पार्ट है, इधर एक अलग पार्ट है, इधर एक अलग पार्ट है. इन थ्रेड में तीनों ही जगह पर अलग अलग टेंशन आएगा. इस जगह पर थ्रेड में टेंशन T1 ही होना है, जबकि इस जगह पर थ्रेड में टेंशन T2 होना है. इस जगह पर T2, इस जगह पर T2, T3 और इधर T3
और इधर स्मॉल mg। अब मैं इक्वेशंस बनाता हूं। आप एक बात देखें, इस ब्लॉक पर mg और T1 के अलावा और कोई फोर्स नहीं हो सकती। इस ब्लॉक पर mg और टेंशन के अलावा कोई फोर्स नहीं हो सकती। यह mg एक्सीलरेटिंग फोर्स है, यह T1 अपोजिंग फोर्स है। हम करेंगे कैपिटल mg माइनस T1 इक्वल टू कैपिटल ma। अब इस पुली के लिए बोल रहा हूं, इस पुली के लिए दो फोर्सेस और हैं, मगर उन्हें हमने इंडिकेट नहीं करा क्योंकि आवश्यकता नहीं है। इस पुली पर एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस पुली का जो भी कुछ मास है, और इस पुली का ऊपर जो एक्सल से एक फोर्स लग रहा है, फोर्स F, जो एक्सल उसको ऊपर खींच के रखे हुए है, किसी इस तरह के एंगल में होएगा जो, वो फोर्स भी है। इस तरह से mg भी है, स्मॉल mg से इंडिकेट करता हूं, और इस तरह से एक्सल का कुछ फोर्स है। बट ट्रूथफुली स्पीकिंग, हमने इस mg को और इस फोर्स को इंडिकेट करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करी। यह फोर्स है, मगर देयर इज नो नीड ऑफ इंडिकेटिंग दैट फोर्स हियर, बिकॉज इस पुली के लिए हम टॉर्क इक्वेशन बनाएंगे। टॉर्क इक्वेशन बनाते समय mg की वजह से टॉर्क जीरो होना है क्योंकि वो एक्सिस से ही पास हो रहा है। इस फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो होना है क्योंकि वो एक्सिस से ही पास हो रहा है। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है mg और f को इंडिकेट करने की। टॉर्क वुड बी ड्यू टू T1 एंड T2। T1 इसको रोटेट करेगा और T2 इसको डिसिलरेट करेगा, इसलिए सिर्फ T1 और T2 ही दिखा है। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, T1 की वजह से एक्सीलरेटिंग टॉर्क T1R, T2 की वजह से डिसिलेटिंग टॉर्क T2R। T1 इसको घुमाना चाह रहा है, T2 इसको रोकना चाह रहा है। T1R इज एक्सीलरेटिंग टॉर्क, T2R इज डिसिलेटिंग टॉर्क, इज इक्वल टू I अल्फा। इसी तरह से इस पुली के लिए भी हम कहते हैं इस पुली पर दो फोर्स और हैं जो हमने नहीं दिखाई, जिन्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। एक फोर्स mg, स्मॉल mg, या m डैश जी लिखता हूं मैं क्योंकि mg इसके लिए लिखा जा रहा है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स है m डैश। हमने यह फोर्स इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इस पुली के लिए भी हम टॉर्क इक्वेशन बनाएंगे, और टॉर्क इक्वेशन में mg का कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि यह mg एक्सिस से पास हो रही है। इस f डैश का कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि f डैश भी एक्सिस से पास हो रहा है। टॉर्क होगा सिर्फ T3 और T2 की वजह से। T2 की वजह से एक्सीलरेटिंग टॉर्क, T3 की वजह से डिसिलेटिंग टॉर्क। मैं इक्वेशन लिखता हूं, T3 T2R माइनस T3R, T2R माइनस T3R इज इक्वल टू I अल्फा। अब लास्ट वाली इक्वेशन में mg के लिए लिख देता हूं, T3 इसको ऊपर खींच रहा है, mg इसको नीचे ले जा रहा है। इस पर कोई और फोर्स नहीं है, T3 माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल ma। 1 2 3 4 5, 5 इक्वेशन है, 5 ही वेरिएबल है। 5 वेरिएबल्स आर a, अल्फा, T1, T2, T3। These are the 5 variables। तो वहां 5 इक्वेशन दिख रही है, सॉल्व कर दीजिए। मैं 4th प्रॉब्लम को साफ कर रहा हूं, 7th प्रॉब्लम करूंगा, इसे ध्यान से देखें।
A descending pulley shown in figure has a radius 20 centimeter and moment of inertia 0.2. The fixed pulley is light and horizontal plane friction है. Find the acceleration of the block in the mast. देखिए इस तरह से एक सिचुएशन दी हुई है. एक ब्लॉक है, इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है और जो डेटा दिया हुआ है फिर वापस बताता हूं. डिसेंडिंग पुली शोन इन फिगर हैज रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर. इस पुली का रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर. द फिक्स्ड पुली इज लाइट, दिस इज लाइट, and horizontal plane is frictionless. This is mu equal to 0. Find acceleration of the block if it have mass of 1 kg. This is the situation described in the problem. अब once again फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाए जाते हैं. हम फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाते हैं. इस तरह के सवालों को करने के लिए मैं इसी समय बताता हूं 5 स्टेप्स होती हैं. पहले स्टेप, आइडेंटिफाई, assign एंड रिलेट काइनेमेटिक पैरामीटर्स. अलग अलग बॉडीज के काइनेमेटिक पैरामीटर को आइडेंटिफाई करके, असाइन करके उनको रिलेट भी कर दो. दूसरे स्टेप, चूज द एप्रोप्रिएट फ्री बॉडी डायग्राम. एप्रोप्रिएट फ्री बॉडी डायग्राम चूज कीजिए. तीसरे स्टेप, चूज द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड आइडेंटिफाई ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. कोऑर्डिनेट एक्सेस अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम के लिए चूज कर लीजिए और एक्सटर्नल फोर्सेस उसमें इंडिकेट कर दीजिए. चौथे स्टेप, रिजॉल्व एक्सटर्नल फोर्सेस इफ नीडेड. फॉर्मुलेट द इक्वेशंस. फोर्सेस को रिजॉल्व करके एप्रोप्रिएट इक्वेशंस बनाइए. और पांचवें स्टेप, सॉल्व देम टू गेट द आंसर. इस तरह से 5 स्टेप में काम को करा जाता है. इन 5 स्टेप को इसी ऑर्डर में करा जाए तो प्रॉब्लम सबसे कंफर्टेबली सॉल्व होता है, कभी गलती नहीं होती. सबसे पहले इधर क्यों ना हम इसी काम चालू करें. सबसे पहला काइनेमेटिक्स के पैरामीटर को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें रिलेट करते हैं. देखिए यह ब्लॉक है, इस धागे से बंधा हुआ है. ये धागा ऐसे गोल घूम रहा है और फिर ऊपर जाकर बंधा हुआ है. हमें यह समझना होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह से रिलेटेड है. जरा सोचिए, यदि यह पुली 1 मीटर नीचे गई तो 1 मीटर धागा इधर जाएगा, 1 मीटर धागा इधर जाएगा, इधर भी धागा 2 मीटर आगे खींचा जाएगा, ब्लॉक 2 मीटर आगे खींचा जाएगा. आप ऐसे सोच सकते हैं कि यदि यह पुली 1 मीटर ऊपर होती तो 1 मीटर धागा इधर से फ्री होता, 1 मीटर धागा इधर से फ्री होता, ये ब्लॉक 2 मीटर पीछे चला जाता. सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जितना भी आगे होगा, इस पुली का डिस्प्लेसमेंट उसका ठीक आधा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि यह धागा इधर जाके 2 में डिवाइड हो रहा है, 2 वर्टिकल.
बात को बड़े ध्यान से देखना होगा। हम लेंथ कंस्ट्रेंट से भी सोच सकते हैं इस बात को। हम यह कह सकते हैं y प्लस y प्लस x इज इक्वल टू L। मैं नीचे लिखता हूं y प्लस x इज इक्वल टू L मीन्स 2y plus x is equal to L. This is why y plus y is 2y. This is x and this is the total length of the string. अब मैं यदि इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो 2 into dy by dt plus dx by dt is equal to 0. dy by dt is just its velocity. 2 into velocity in y plus velocity in x. So velocity along x is minus 2 times velocity of y. माइनस साइन का तो सिंपल सा मतलब है कि y के अलॉन्ग लेंथ बढ़ेगी तो x के अलॉन्ग लेंथ कम होगी। मतलब इसकी वेलोसिटी vy यदि v है तो इसकी 2v हो जाएगी। यह लेंथ कांस्टेंट इक्वेशन, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सीलरेशन रिलेट हो जाएगा। vx इज इट्स वेलोसिटी, vy इज इट्स वेलोसिटी। हम सबसे पहले कहेंगे कि यदि इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ a/2 होगा। सबसे पहले इस बात को समझना होगा और यह अल्फा से रोटेट भी करेगा, वेयर अल्फा वुड बी इक्वल टू अल्फा आर वुड बी इक्वल टू a/2। यह काइनेमेटिक के पैरामीटर वहीं का वहीं देखकर रिलेट कर लिए जाए और अब इसी समय फ्री बॉडी डायग्राम भी हम बना ही देते हैं यहीं का यहीं। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। यह पुली क्योंकि मासलेस है इसलिए इस मासलेस पुली के लिए कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसके दोनों तरफ थ्रेड में टेंशन बराबर होएगा, इसको घुमाने के लिए कोई डिफरेंशियल टॉर्क नहीं चाहिए। हमें बनाना होगा सिर्फ यह दो फ्री बॉडी डायग्राम, सिर्फ यह दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने होंगे, एक इस ब्लॉक का और एक पुली का। अब सबसे पहले काइनेमेटिक पैरामीटर्स को इंडिकेट कर दिया जाए, उन्हें रिलेट कर दिया जाए। कैसे? हम इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन a इस तरफ दिखाते हैं, इस पुली का एक्सीलरेशन a/2 नीचे की तरफ और अल्फा इस तरह से घुमेगी भी यह पुली और रिलेट भी कर दे, इनसे रिलेटेड इक्वेशंस भी लिख दें। a/2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। अब यह पहला और दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम, कोऑर्डिनेट एक्सेस आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली फोर्सेस को इंडिकेट कर देगा। अब हम कहेंगे चूंकि यह सरफेस स्मूथ है इसलिए इसका एनर्जी और नॉर्मल रिएक्शन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट वोंट बी रेलेवेंट इक्वेशन, वो रेलेवेंट इक्वेशन नहीं होगी। सिर्फ हम टेंशन T दिखा दे, काम हो जाएगा। हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही इसकी इक्वेशन बनानी है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो सिर्फ mg और नॉर्मल रिएक्शन बराबर इक्वल, mg इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, सिर्फ वही लिखेंगे। आगे उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप
इंडिकेट भले ही कर सकते हैं मगर इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इंडिकेट भले ही कर सकते हैं मगर इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। दैट वुड बी रिडंडेंट इक्वेशन, यूजलेस इक्वेशन। हाँ, P से रिलेटेड एक इक्वेशन जरूर लिख देते हैं। P इज इक्वल टू MA। अब इस पुली के लिए हम कहेंगे यहां से यहां तक थ्रेड में टेंशन सेम रहना है T, जबकि यह पुली मासफुल है, फाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली है, इसलिए इस थ्रेड में टेंशन कुछ और होना है T डैश। इस पुली के लिए हम अल्फा की इक्वेशन भी बनाएंगे, A/2 की इक्वेशन भी बनाएंगे, इसलिए इधर हमें mg भी इंडिकेट करना पड़ेगा, mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्मॉल m इसके लिए लिखा है तो इधर हम m डैश जी लिख देते हैं। पुली के लिए सारी फोर्सेस इंडिकेट करना जरूरी थी, कर दी, क्योंकि एक्सीलरेशन A/2 की इक्वेशन भी बनानी है, इसलिए m डैश इधर लिखना जरूरी हो जाएगा। सबसे पहले तो ये A/2 एक्सीलरेशन जो हो रहा है इसके लिए इक्वेशन बना दे, m डैश जी माइनस टी डैश इज इक्वल टू m डैश इंटू A/2। अब ये अल्फा की इक्वेशन बना दे। मैं कहता हूं m डैश जी की वजह से कोई टॉर्क नहीं होएगा, क्योंकि m डैश जी तो एक्सेस से ही पास हो रहा है, टॉर्क होएगा टी और टी डैश की वजह से। टी डैश की वजह से एक्सीलरेटिंग टॉर्क और टी की वजह से डिसीलरेटिंग टॉर्क। तो मैं कहूंगा टॉर्क इक्वेशन में टी डैश आर माइनस टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अब एक इक्वेशन और बन जाएगी, आई इक्वल टू, ये क्योंकि सर्कुलर डिस्क है इसलिए आई इक्वल टू m डैश आर स्क्वायर बाय 2। वंस अगेन 5 इक्वेशन बन चुकी है, 1 2 3 4 5, 5 ही वेरिएबल आपको मिलेंगे, ए अल्फा टी डैश और m डैश। You can solve them to get the answer. ध्यान से देखें पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। मैं इधर एक बॉर्डर बना देता हूं।